नमस्ते, आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट। मैं हूं किशोर अजवाणी। 23 मार्च 1988 के दिन जब पंजाब के मशहूर कवि अवतार सिंह संधू यानी पाश जब पंजाब के जालंधर से नकोदर की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। पाश तब सिर्फ 37 साल के थे। पाश खुलकर खालिस्तान का विरोध करते थे। वो नहीं चाहते थे कि देश का दूसरी बार बंटवारा हो। वो पंजाबी में कहते थे, खालिस्तान ऐसे ही है जैसे कनक विच उगी कंग्यारी, यानी जैसे गेहूं में लगे कीड़े। इससे ठीक 8 साल पहले पंजाब के एक और मशहूर कवि और गीतकार साहिर लुधियानवी जब जावेद अख्तर के साथ बैठे थे, तभी उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। वो 59 साल के थे। ये कहानी हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि इसी हफ्ते बिल्कुल ऐसी ही 2 घटनाएं फिर से हुई। 29 मई को पंजाब के मशहूर गायक और रैपर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो सिर्फ 28 साल के थे। मूसेवाला विवादित थे, लेकिन उनके प्रशंसकों की संख्या लाखों में है। पाश की तरह मूसेवाला के गानों में भी सिस्टम, सरकार और समाज के प्रति गुस्सा झलकता है। हालांकि विरोधाभास यह है कि पाश पूरी तरह से खालिस्तान के विरोध में थे, जबकि मूसेवाला पर अपने एक गाने में खालिस्तान की तारीफ करने के भी आरोप लगे। मूसेवाला की हत्या के ठीक 2 दिन बाद हिंदी फिल्मों के मशहूर गायक कृष्ण कुमार कुनाथ, जो के नाम से लोकप्रिय थे और 1990 से लेकर अब तक जिनके गानों को सुनकर एक पूरी पीढ़ी बड़ी हुई, उन्हें कोलकाता में एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। के सिर्फ 53 साल के थे। हालांकि के की मौत कैसे हुई इसकी भी जांच चल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि जहां ये कॉन्सर्ट हो रहा था वहां जरूरत से ज्यादा भीड़ थी, जबरदस्त गर्मी थी, एसी काम नहीं कर रहे थे। इसी बीच के की तबीयत अचानक बिगड़ी। उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट आया और अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो गई। पाश की तरह मूसेवाला विद्रोही थे, तो के की तरह साहिर लुधियानवी अपने फिल्मी गीतों की वजह से बहुत लोकप्रिय थे। पाश और मूसेवाला की मौत की वजह बनी बंदूक, तो के और साहिर लुधियानवी की मौत की वजह बना दिल का साथ जोड़ देना। और इन दोनों ही घटनाओं से जो बात साबित होती है वो ये कि जब मृत्यु आती है तो विद्रोह की आंधी भी थम जाती है और दिल की धड़कनें भी। मूसेवाला मूल रूप से एक रैपर थे जिनका असली नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू। अब इसे इत्तेफाक कहें या दुर्भाग्य, लेकिन मूसेवाला जिस रैपर को अपना आदर्श मानते थे, उसकी भी ऐसे ही सिर्फ 25 साल की उम्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस रैपर का नाम था टुपैक शॉकर। टुपैक भी मूसेवाला की तरह विद्रोही स्वभाव के थे, भड़काऊ गाने लिखते थे। उन्हें मशहूर मैगजीन रोलिंग स्टोन्स ने रैपिंग की दुनिया में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का दर्जा दिया था। लेकिन 1996 में अमेरिका के लास वेगस में जब वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तब गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इसी तरह यंग डॉल्फ, नोटोरियस बिग, XXX टेंटेसियम जैसे स्टार रैपर्स की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जबकि मशहूर अमेरिकी रैपर 50 सेंट पर साल 2000 में जानलेवा हमला हुआ था। उन्हें 9 गोलियां मारी गई थी, लेकिन 2 हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद वो बच गए। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर रैपर्स के साथ ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? रैपर्स जो गीत लिखते हैं उनमें समाज और सिस्टम के प्रति इतना गुस्सा क्यों होता है? रैपिंग करने वाले विद्रोही क्यों होते हैं? और कई रैपर्स आखिर में हिंसा का शिकार क्यों हो जाते हैं? आज हम आपको रैपर्स की दुनिया में लेकर चलेंगे। आपको इसका इतिहास बताएंगे, इसके सामाजिक पहलू के बारे में बताएंगे, भारत के कुछ शानदार रैपर्स से आपको मिलवाएंगे और हम रैपिंग के मनोविज्ञान को भी समझने की कोशिश करेंगे। रैपिंग को कई लोग हिप हॉप कहकर भी बुलाते हैं, जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। तब हिप हॉप के जरिए अमेरिकी अफ्रीकी मूल के लोगों ने
अपनी भावनाओं का प्रदर्शन शुरू किया था। ये वो लोग थे जो अभावों के साथ जिंदगी बिता रहे थे, जिनके साथ भेदभाव होता था, जिनके साथ हिंसा होती थी और जिनके साथ अमेरिका का श्वेत समुदाय न्याय नहीं करता था। 1980 का दशक आते आते हिप हॉप को पहचान मिलने लगी। 1987 से 1996 के बीच इसका सुनहरा दौर आया और धीरे धीरे ये एक कल्चर के रूप में पूरी दुनिया में फैलने लगा। हिप हॉप के 4 मुख्य एलिमेंट्स होते हैं। पहला है रैपिंग, यानी तुकबंदी और लय के साथ, तुकबंदी और लय के साथ और तेज रफ्तार से कोई बात कहना। दूसरा ब्रेक डांस। तीसरा ग्राफिटी आर्ट, यानी शहर की दीवारों पर पेंटिंग बनाना, नारे लिख देना। और डीजेइंग, यानी म्यूजिक। इसमें रैपिंग सबसे जरूरी एलिमेंट है और अब ज्यादातर लोग हिप हॉप को ही रैपिंग और रैपिंग को ही हिप हॉप मानते हैं। भारत में इसकी शुरुआत हुई 1990 के दशक में। तब अपाचे इंडियन और बाबा सहगल भारत में रैपिंग के बड़े चेहरे बने। अपाचे इंडियन भारतीय मूल के ब्रिटिश रैपर थे, जबकि बाबा सहगल ने हिंदी में रैपिंग की शुरुआत की। 1992 में जब बाबा सहगल की एल्बम ठंडा ठंडा पानी रिलीज हुई तो शुरुआती 3 महीने में ही इसकी 1 लाख कॉपियां बिक गई। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन फिर धीरे धीरे रैपिंग के प्रति भारत में लोगों का जोश ठंडा पड़ने लगा और रैपिंग मेन स्ट्रीम से लगभग गायब हो गई। हालांकि 1968 में अशोक कुमार की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आशीर्वाद, जिसमें एक गाना था रेलगाड़ी। अगर आप आज उस गाने को फिर से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो भारत का पहला रैप सॉन्ग था। रेलगाड़ी 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 झुक 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 बीच वाले स्टेशन बोल रुक 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 रुक। भारत में करीब 1 दशक तक रैप म्यूजिक गायब रहा, लेकिन साल 2000 आते आते भारत में इसकी धमक एक बार फिर से सुनाई देने लगी। बॉम्बे रॉकर्स और हार्डकोर जैसे कलाकारों ने भारत में रैप और हिप हॉप म्यूजिक को फिर से जीवित किया और फिर एंट्री हुई हनी सिंह और बादशाह जैसे रैपर्स की। ये वो दशक था जब बड़ी संख्या में उत्तर भारत के लोग अमेरिका जैसे देशों में जाने लगे थे। वहां से ये कई लोग अमेरिकन रैप कल्चर से प्रभावित होकर लौटते थे। इसका असर खासकर उन लोगों पर पड़ा जो पंजाब से अमेरिका जैसे देशों में गए थे। इसके बाद पंजाबी रैपर्स ने भारत के हिप हॉप कल्चर पर एक तरह से कब्जा जमा लिया। ये पंजाबी रैपर्स अपने गानों में आलीशान जिंदगी, महंगी गाड़ियों, पैसे, ड्रग्स और शराब का जमकर प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने ये सब इतना पसंद किया कि ये गाने पार्टियों की शान बन गए। इन रैपर्स को बॉलीवुड ने भी जमकर बुलाया। लेकिन जो हिप हॉप के कट्टर समर्थक हैं वो कहते हैं कि बॉलीवुड की वजह से ये सभी रैपर्स सिर्फ गायक बनकर रह गए। इन्होंने रैपिंग की असली कला को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन जब यह सब हो रहा था तभी दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में अंडरग्राउंड रैपर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। ये वो युवा हैं जिनका जीवन अफ्रीकन अमेरिकन रैपर्स की तरह तंगहाली, हिंसा और भेदभाव के बीच बीतता है। इनके अंदर भी समाज, सिस्टम और सरकारों को लेकर वैसा ही गुस्सा है जैसा रैपिंग की शुरुआत करने वाले अमेरिकी अश्वेतों के बीच था। अंडरग्राउंड रैपर्स की इसी दुनिया से डिवाइन और नैजी जैसे रैपर्स निकले, जिनकी जिंदगी से प्रभावित होकर गली बॉय जैसी फिल्म बनी। ये सुपरहिट रही। इस फिल्म में रणवीर सिंह ने मुंबई की धारावी की झुग्गियों में रहने वाले एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया जिसके मन में अपने घर के हालात और आसपास के सिस्टम को लेकर बहुत गुस्सा था, जो अपने इस गुस्से का इजहार रैपिंग के जरिए करता था। इस फिल्म ने भारत के अंडरग्राउंड रैपर्स को आवाज दी। आज इन रैपर्स के कई समूह दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगे हैं और बहुतों को इसमें कामयाबी भी मिल रही है। ऐसा ही एक ग्रुप है 7 Bunchies। हमने इस ग्रुप के सदस्यों से बात की और रैपिंग की दुनिया को करीब से समझने की कोशिश की।
हाँ घर पे जाना भी जरूरी, आई कर रेली वेट पर अपनी आदतें भी पहले जैसी हरदम करते और हमेशा कोशिश जारी अपनी खुद को देखने ग्रेट, वो जो भी है बस मेहनत जिससे नौकर बनते सेठ। रैप सिर्फ अग्रेशन के बारे में नहीं, प्यार में भी रैप कर सकते हैं, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में भी रैप कर सकते हैं, अगर मतलब हर एक फॉर्म में रैप होता है। ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि अपने को सिर्फ एग्रेशन में या रेज लाने का सिर्फ बार, ऐसा कुछ नहीं है। रैप का बहुत सारे फॉर्म्स है, अलग अलग फॉर्म्स है, तो उसमें अलग अलग जॉनर है। रैप में अलग अलग जॉनर्स है, तो ट्रैप हुआ, ओल्ड स्कूल हुआ, बूम बाप, ये वो वगैरह वगैरह है। रैपिंग एक कला है जिसके चाहने वालों की संख्या दुनिया में करोड़ों में है। एमएनएम, जेजी, स्नूप डॉग, ड्रेक, 50 सेंट, कार्डी बी, कान्ये वेस्ट और निकी मिनाज जैसे रैपर्स की लोकप्रियता पूरी दुनिया में। लेकिन रैपिंग की दुनिया का एक सब जॉनर है गैंगस्टर रैप, जिसका नाम सुनते ही लोग चौकन्ने हो जाते हैं। इसकी शुरुआत भी 1986 में अमेरिका में हुई थी। इसमें रैपर्स खुद को किसी गैंगस्टर की तरह पेश करते हैं। इन रैप सॉन्ग्स के वीडियोस में हिंसा भरे दृश्य, बंदूकें, धमकियां, महिलाओं के लिए अभद्र भाषा। अमेरिका के कई मशहूर गैंगस्टर रैपर्स अपराधियों के असली गैंग्स का समर्थन भी करते हैं। इसी से प्रभावित होकर पूरी दुनिया में हिप हॉप को पसंद करने वालों ने गैंगस्टर रैप की नकल की, इसे अपने अपने तरीके से पेश किया। भारत में भी कई रैपर्स अपने गानों को गैंगस्टर रैप के अंदाज में पेश करते हैं। हमने इस बारे में मुंबई की मशहूर हिप हॉप ग्रुप 7 पंचायत से बात की। उन्होंने इस पर क्या कहा ये आप सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे रैप म्यूजिक के हिंसा और ड्रग्स कनेक्शन के बारे में। जितना भी पंजाबी गाना सुना है सब कमर्शियल टाइप होता है, और जैसा मेरा दोस्त क्रैकपॉट ने बताया कि जो लोग फील करते हैं वो बताता है। ऐसा बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, कोई मूवमेंट के लिए रैप करता है, किसी ने मूवमेंट के लिए रैप किया, उन लोगों ने मूवमेंट चलाया और वो काम हो गया। हम लोग एंटरटेनमेंट रिगार्डिंग बात करते हैं, जो हम लोग का जो एज है हम लोग वो हिसाब से बात करते हैं। हम लोग ऐसा दूसरे चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते, हम लोग अल्कोहल के बारे में बात नहीं कर सकते, वी आर टू यंग, ऐसा है। तो वो लोग जो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो लोग वैसा रैप करते हैं। एंड पंजाबी इंडस्ट्री मोस्टली हमने सिर्फ कमर्शियली ज़्यादा सुना है। हम लोग एंटरटेनमेंट पर्पस पे करते हैं, यस। हम लोग सिर्फ उधर तरह की हम लोग ने लिमिटेशंस रखा है, क्योंकि जो हमारे एज, जो हमारे फैंस है, जो एज लिमिट्स है फैंस के, उनके लिए जो भी प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो अच्छा हो, ना कि हम लोग से वो लोग बैड इन्फ्लुएंस हो। गैंगस्टर रैप के ही दो नए रूप हैं, ट्रैप और ड्रिल। इसमें ड्रिल इस समय बहुत लोकप्रिय है। इसका मकसद भी अक्सर दो गैंग्स के बीच दुश्मनी को बयान करना होता है। ड्रिल के चाहने वाले अमेरिका के अलावा लंदन, सोल, लिस्बन, पेरिस, स्टॉकहोम, सिडनी और डबलिन तक फैले हैं। वैसे तो संगीत का निर्माण करना एक कला है, लेकिन रैप के इस फॉर्मेट को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। बर्कली के प्रिवेंशन रिसर्च सेंटर ऑफ द पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड इवैल्यूएशन की 2006 की एक स्टडी है। उसके मुताबिक जो युवा इस तरह का रैप और हिप हॉप म्यूजिक सुनने के आदी होते हैं, उन्हें शराब की लत लगने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे युवा हिंसक गतिविधियों में भी शामिल हो जाते हैं। 2019 में अमेरिका में कत्ल और हिंसा के 70 ऐसे मामलों का कोर्ट में ट्रायल हुआ जिनके संबंध ड्रिल म्यूजिक से था। पुलिस ने इन गानों के लिरिक्स को कोर्ट में हिंसा के सबूत के तौर पर पेश किया। 2021 में सिद्धू मूसेवाला ने अपने एल्बम मूस टेप का एक गाना मूस ड्रिला के नाम से रिलीज किया था। इस गाने के वीडियो में भी गन वायलेंस के कई दृश्य शामिल थे। मूस ड्रिला या मूसे ड्रिला शब्द सुनकर लगता है कि यह एक तरह का ड्रिल म्यूजिक ही था। हालांकि इस बात पर लगातार बहस होती रही है कि कुछ लोग रैप को बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए वो इसे हिंसा से जोड़कर देखते हैं, जबकि रैपर्स अपने गानों में सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं और इसके जरिए वो सरकारों और सिस्टम के प्रति अपनी असहमति जताते हैं। शायद इसीलिए चीन जैसे देशों में हिप हॉप पर एक तरह से प्रतिबंध है। चीन की सरकार प्रोड्यूसर्स और कलाकारों को कह चुकी है कि वो इस तरह के म्यूजिक का निर्माण न करें, इस तरह का म्यूजिक न बनाएं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में गानों को लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में बांटा जाता है। लेवल 2 में आने वाले गानों के बारे में माना जाता है कि वो उत्तेजक और हिंसा भड़काने वाले हो सकते हैं, जबकि लेवल 3 के गानों को सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग ही सुन सकते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रिया, अफगानिस्तान, इराक, इजराइल
और वियतनाम जैसे देशों में भी ऐसे गानों को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग कायदे, कानून और नियम हैं। भारत में इंटरनेट पर मौजूद गानों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन भारत के रैपर्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बेशक पूरी आजादी के साथ अपनी भावनाओं का प्रदर्शन अपने गानों के जरिए करें, लेकिन उनमें भड़काऊ और समाज को तोड़ने वाले एलिमेंट्स को शामिल ना करें। और रैप के मामले में सीधे पश्चिम के देशों की नकल करने की बजाय उसे पारंपरिक भारतीय म्यूजिक के मुताबिक ढालें, ताकि शब्दों की ये मुखर आजादी बदले का नहीं, बदलाव का प्रतीक बन जाए।